नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदर्शन जोशी, इंस्ट्रक्टर फ्रॉम ब्राउन इंस्टीट्यूट एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल ऑफ ब्राउन इंस्टीट्यूट फॉर पेशेंट एंड केयरटेकर एजुकेशन। आज का टॉपिक कुछ परिवार वालों के लिए है या फिर उन केयर टेकर्स के लिए है जिनके परिवार का कोई सदस्य किसी भी बीमारी, हो सकता है वो लकवा हो सकता है कोमा हो या फिर किसी और बीमारी जिसके कारण लंबे टाइम से बेड रिडन है। इन लोगों के साथ एक सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आती है प्रेशर सोर, जिसको हम बेड सोर या प्रेशर अल्सर या बेड अल्सर्स, इन सब अदर नामों से भी जानते हैं। आज का वीडियो है प्रेशर सोर के ऊपर। आज के वीडियो को हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट में। सबसे पहले कैसे होता है प्रेशर सोर, होता कैसे है। दूसरा, इसके अलग अलग स्टेजेस क्या क्या हैं। तीसरा, ऐसी कौन सी कॉमन साइट्स है यहां पर इसके होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। और चौथा, इससे बचना कैसे है। प्लीज वॉच आवर फुल वीडियो फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सेक्शन, कैसे हो जाते हैं प्रेशर सोर। इसके लिए कुछ बेसिक मैकेनिज्म को जानना जरूरी है। फर्ज कीजिए मुझे एक जगह पर एक खरोच लग गई। वो खरोच यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। बट जिस दिन मुझे खरोच लगी उसके कम से कम 2 या 3 दिन तक जब भी मैं अपना कपड़े को पहनूंगा, मैं शर्ट को पहनूंगा, मैं उस जगह को बड़े ध्यान से बचा के कपड़े को बड़े केयरफुली तरीके से पहनूंगा ताकि वहां पर कोई रगड़ाहट ना हो, कपड़ा उस पर घिस ना जाए। या फिर मैं जब भी चलूंगा तो मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा कि कोई मुझे इस हिस्से पे टकरा ना जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई मुझे टकराएगा या कपड़ा वहां पर रब करेगा, मुझे जलन होगी, मुझे दर्द होगा। ये हो गया सामान्य चीज। अभी सोचिए वो कपड़ा लगातार वहां पर रब करता जा रहा है, मुझे जलन भी हो रही है बट मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। क्या होगा? वो खरोच साइज में धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। अगर ये कपड़े का रब नहीं हुआ या मैंने उसको बहुत अच्छे से प्रिवेंट कर लिया, केयर कर लिया, तो धीरे धीरे खरोच वो भर जाएगी और मुझे पता भी नहीं पड़ेगा यहाँ पे कुछ था। इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले, मुझे अगर कुछ हुआ है तो वहां से इसकी मुझे एक सिग्नल भेजेगी मेरे ब्रेन तक कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। वी कॉल इट सिग्नल फॉर डिस्कम्फर्ट। अब ये सिग्नल बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। हो सकता है कि उस हिस्से में जलन हो रही हो सकता है उस हिस्से में दर्द का एहसास हो, बट उस पर्टिकुलर पार्ट से एक सिग्नल ब्रेन तक पहुंचेगा। अभी ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन को जैसे ही एहसास हुआ यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ब्रेन उस पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड मसल्स के लिए एक ऑर्डर फायर कर देगा कि चलो इस पार्ट को यहां से मूव कर लो। और वो मसल्स अपना काम करेंगी। मसल्स ने वहां पर मूवमेंट किया और उस पार्ट को उस पर्टिकुलर प्लेस से हटा दिया। अब जिस चीज से मुझे इरिटेशन हो रहा था वो चीज वहां से हट गई। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, मुझे हथेली में लगी हुई है और मैंने कहीं हथेली टेक दी। जैसे ही मैंने हथेली टेकी, यहां से एकदम से दर्द का एहसास हुआ, मेरे ब्रेन तक गया। ब्रेन ने तुरंत सेंस किया यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और तुरंत बॉडी को ऑर्डर करेगा हाथ हटा लो। जैसे ही मैंने हाथ हटाया, यहां से प्रेशर हट गया, मेरा दर्द कम हो गया। ये एक नॉर्मल सर्किट है जो हम सब में यूजुअली होता है। अभी इस पूरे सर्किट में कहीं भी एक गड़बड़ आ गई तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और जब ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट होती है। होता क्या है? 3 जगह हमने देखा। सबसे पहला, एक यहां से एक सेंस जनरेट होना चाहिए, सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, पेन और बर्निंग, जो मेरे ब्रेन तक पहुंचना चाहिए अगर ये सर्किट गड़बड़ है। वो पेशेंट्स जिनका टच का एहसास बंद हो गया, जिनको महसूस होना बंद हो गया है, उनके लिए रिस्क बढ़ गई, क्योंकि वहां पर सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट का सिग्नल है बट वो ब्रेन तक पहुंच ही नहीं रहा है। प्रेशर लगातार बना हुआ है बट ब्रेन तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो मुझे लगी हुई है पर मेरे को कोई एहसास नहीं है, मैं अपना हाथ आराम से दबा के रखा रहूंगा। दूसरे वो पेशेंट्स
जिनको एहसास तो हो रहा है कि यहां तक सिग्नल पहुंच गया ब्रेन तक, बट उनका ब्रेन वो कमांड देने में अनेबल है कि वो अपने मसल्स को कमांड दे कि यहां से हट जाओ। लकवे के पेशेंट्स आपने देखे होंगे, हाथ उनका कंट्रोल में नहीं रहता। अभी वहां पर मैंने उनको सुई चुभाई, मेरे को कोई सुई चुभाएगा, मैं अपना हाथ खींच लूंगा, क्या वो खींच पाएंगे? नहीं खींच पाएंगे। सुई चुभने का एहसास हो रहा है बट मसल्स का कंट्रोल नहीं है। सो ये दूसरी कैटेगरी। अब इस पूरे सर्किट में हमने देखा दो कैटेगरी, एक जिनको एहसास ही नहीं है, सो ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं पहुंच रहा, दूसरा जिनको एहसास तो हो रहा है बट वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे। सो इस पूरे सर्किट में कहीं भी कुछ गड़बड़ होगी, ये जो 3 सर्किट आप देख रहे हो, इस पूरे सर्किट में कहीं भी कुछ गड़बड़ होगी, ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ इसका मतलब क्या है? जो इरिटेशन का फैक्टर है वो वहीं बना हुआ है और मेरी बॉडी उसको रिएक्ट नहीं कर पा रही है। सो रिएक्ट नहीं कर पा रही तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ये हुई एक कहानी। अब इस कहानी के 2 पार्ट हमने देखे। पहला, जिनके पास सेंस नहीं पहुंच रहा, तो उनको कुछ एहसास ही नहीं है, मैं यहाँ पे काट दूं, चाकू से कुछ लिख दूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको यहाँ तक कोई फर्क जा ही नहीं रहा है सिग्नल। दूसरा, जिनको एहसास तो हो रहा है बट वो हाथ हटाने की कैपेसिटी नहीं है। सो पहले वाले फिर भी थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि उनको कुछ दर्द का एहसास नहीं होता, बट शोर तो डेवलप हो ही रहा है। दूसरे वालों के साथ क्या होता है, उनको एहसास होता है तो जब शुरुआत होती है शोर की, तो जलन हो रही है या कुछ भी हो रही है, सो वो बता नहीं पा रहे हैं, बट आपको फील होगा कि पेशेंट्स में कुछ डिस्कम्फर्ट है, वो इरिटेट हो रहा है, वो हिल रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है या फिर कुछ करना चाह रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है प्रेशर शोर का, क्योंकि वहां पर इरिटेशन हो रहा है, वो हटाना चाह रहा है उस इरिटेशन को, बट उसके पास मसल्स में पावर नहीं है और लगातार उसको एहसास हो रहा है यहाँ पे मुझे जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो वो आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, ना आपको कम्युनिकेट कर पा रहा है, ना आपके अपनी बॉडी को कम्युनिकेट कर पा रहा है कि मैं यहाँ से पोजीशन चेंज करूं। सो उसके पास जो भी रिस्पॉन्स अवेलेबल है, हो सकता है वो कोमा में हो तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करे, हो सकता है वो होश में है, अच्छे से कॉन्शियस है, बट मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो जो भी मूवमेंट्स उसके पास में है वो लगातार करता रहे, या फिर वो दिखाए कि नहीं मुझे पेन हो रहा है, उसके चेहरे को आप पढ़ के देख पाओ कि नहीं उसे कुछ डिस्कम्फर्ट है। तो हमने से जो लोग इन पेशेंट्स के साथ में रहे उन्होंने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार वो बड़े आराम से शांत लेटे हुए, कई बार लगता है कि नहीं यार लेटे हुए पर इनको कुछ तकलीफ हो रही है, तो एक कारण ये हो जाता है। ये हुई सर्किट की बात। अब हम आए प्रेशर शोर पे। प्रेशर शोर कैसे होगा? मेरी स्किन है, स्किन के अंदर ढेर सारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है? छोटी छोटी आर्टरीज से। आर्टरीज को आप कंपेयर कर सकते हो छोटे पतले रबर के पाइप से। उस रबर के पाइप के अंदर से मेरा खून फ्लो हो रहा है। अभी मैंने उस पर्टिकुलर पाइप पे प्रेशर डाल दिया, क्या होगा? वहां पर खून फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। अब वो प्रेशर के कारण जब वो खून फ्लो होना बंद हो गया तो थोड़ी देर में अब मेरे सेल्स तक जो फ्रेश ब्लड पहुंच रहा था, फ्रेश ऑक्सीजन पहुंच रही थी, वो पहुंचना बंद हो गई। क्या होगा रिजल्ट? थोड़ी देर में वहां पे सेल्स डेथ होने लग जाएगी। सेल्स डेथ होने लग जाएगी, वो हिस्सा लाल पड़ जाएगा। अगर ये सेम चीज एक नॉर्मल पर्सन के साथ होती है तो काफी देर तक अगर उसका वेट पड़ा रहा तो यहाँ पे उसको जलन होना चालू होती है और वो तुरंत अपना हाथ खींच लेता है। हम लोगों ने कई बार आपस में एक्सपीरियंस किया होगा। हम क्यों खींच लेते हैं? क्योंकि वो हाथ में जलन होने लगी, वापस से हमने जैसे हटाया, प्रेशर वहां से हट गया, हमारा ब्लड फ्लो वापस चालू हुआ, थोड़ी देर में ये सब चीजें नॉर्मल हो गई। बट बेड रिडन पेशेंट के साथ में ये होना बड़ा मुश्किल है। सो ये हुए दो वो फैक्टर, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, पहला प्रेशर आया, प्रेशर से डिस्कम्फर्ट जनरेट हुआ पर डिस्कम्फर्ट यहां तक नहीं पहुंचा, या अगर वो यहां तक पहुंच भी गया ब्रेन तक तो ब्रेन से कमांड रिलीज नहीं हो पा रहा है, या ब्रेन कमांड रिलीज कर भी रहा है बट वो पार्ट मूव करने में अनेबल है। सो जब वो पार्ट मूव करने में अनेबल है, प्रेशर लगातार बना हुआ है, तो वहां पर एक शोर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये है कहानी प्रेशर शोर की। अब देखते हैं इसमें एक्चुअली होती है 4 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। ये जो स्टेजेस हैं ये शुरुआत से एक के बाद एक कड़ी है। अगर स्टेज 1 में हमने ठीक कर दिया,
हम वापस आ जाएंगे। स्टेज 1 में वो ठीक नहीं हुआ, हम स्टेज 2 में चले जाएंगे। स्टेज 2 से भी ठीक नहीं हुआ, वो फर्दर प्रोग्रेस कर जाएगा। सो चलिए अगले पार्ट पे जाते हैं, देखते हैं स्टेजेस में होता क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेज 1 में। सो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे प्रेशर लगातार बना हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा, काफी देर के प्रेशर के बाद में वहां पर सबसे पहले स्टार्ट होता है रेडनेस। सो अगर आप पेशेंट के उस पर्टिकुलर स्किन के पार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो वो हिस्सा एक लाल हिस्से में बदल चुका होगा। उसके पास की पड़ोस वाली स्किन जो है वो बढ़िया नॉर्मल कलर में होगी, यहाँ पर थोड़ी सी रेडनेस आ गई होगी। और अगर वो पेशेंट एहसास कर सकता है तो वो वहां पर बताएगा कि हाँ यहाँ पर मुझे जलन हो रही है। सो जलन का एहसास या दर्द का एहसास। दूसरी बात, जब आप उसको छू के देखोगे तो वो रेड हिस्से का टेक्सचर जो है स्किन का, वो दूसरे स्किन के टेक्सचर से थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। सो ये स्टेज 1 जो है ना, ये अलार्मिंग सिग्नल है। इसी स्टेज पे अगर हमने देख लिया तो हम इसको बहुत जल्दी रिवर्स कर सकते हैं, और इसके रिकवर होने का टाइम होता है 3 दिन। अभी इस 3 दिन के लिए करना क्या है, हालांकि इसको हम डिटेल में अगले पार्ट में देखने वाले हैं, बट सबसे पहली चीज है प्रोटीन, हाइड्रेशन, कैल्शियम। दैट मीन्स पेशेंट की डाइट काफी अच्छे से मेंटेन करना है। डेफिनेटली बेड रिडन पेशेंट है, उसकी डाइट बड़ी कैलकुलेटेड चल रही है। सो उसका हाइड्रेशन सफिशिएंट होना चाहिए। हाइड्रेशन कम होगा, स्किन ड्राई हो जाती। सेकेंड, प्रोटीन काफी अच्छे से उसकी डाइट में इन्वॉल्व होना चाहिए। कैल्शियम उसको सफिशिएंट मिलना चाहिए। ये बेसिक 3 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी स्किन हेल्थ के लिए जरूरी है। सेकेंड थिंग, वो जो रेड एरिया हो गया है उसको आपको क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, वहां पर कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं आना चाहिए। थर्ड, सबसे जरूरी चीज, जिस भी कारण से वहां पर प्रेशर पड़ रहा था वो कारण हटा देना है, और टेक केयर करना है कि वहां पर अगले 2 या 4 दिनों तक कोई भी नया प्रेशर ना पड़े। अगर आपने ये किया तो स्टेज 1 3 दिन के अंदर ठीक हो जाती है और वो रेडनेस स्किन की रिवर्स हो जाती है। सो हम जितनी जल्दी प्रेशर सोर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि हम उतनी जल्दी उसको रिवर्स कर पाए। अब अगर इस रेडनेस को हम डिटेक्ट नहीं कर पाए या ये रेडनेस वैसी की वैसी ही बनी रही तो ये जाती है अगले सेकेंड स्टेज में। सो देखते हैं सेकेंड स्टेज में क्या होता है। सो अब स्टेज 2 में क्या होता है, वो जो रेड एरिया था स्किन का, वहां पर अब स्किन ब्रेक होना चालू हो जाती है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो छोटी सी खरोच या एक छोटा सा घाव जैसा दिखने लग जाता है। बिल्कुल हल्का सा, जैसे कहते हैं ना हम स्किन छिल जाती है, अब्रेशन हो जाता है, उस टाइप का एक हल्का सा घाव दिखना चालू हो जाता है, और उस घाव के चारों तरफ की स्किन भी रेड हो जाती है। तो ये होती है हमारी सेकेंड स्टेज। यहां पर उसमें दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है। अभी क्या करना है, सो हमने जो स्टेज 1 के मेजर्स लिए थे वो तो हमको सारे लेने ही लेने हैं, बट इसके साथ में आपको अब किसी अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प लेनी है। हो सकता है वो फिजियो हो सकता है वो डॉक्टर हो। सो सबसे पहले आपको सीखना है कि उस वुंड की ड्रेसिंग कैसे की जाए। वो आपको एक अच्छे से ड्रेसिंग करना सिखा देंगे, बिकॉज वो वुंड क्लियर होना चाहिए, और अब उस चूंकि वो वुंड बन गया तो उसकी ड्रेसिंग होना जरूरी है। सो सिंपल रूल, ड्राई, क्लीन एंड बैंडेजिंग। बैंडेजिंग के साथ साथ 2-3 चीजों को अब हमको ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, जब भी हम ड्रेसिंग करें तो हम वहां पर लगातार नजर बना के रखें कि वहां पे कोई पस फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, या पेशेंट को कोई अनयूजुअल फीवर तो नहीं आ रहा है, या फिर उस पर्टिकुलर जगह के आसपास का दर्द तो नहीं बढ़ रहा है। एक्चुअली प्रेशर सोर क्या है, हमको लग रहा है कि स्किन जरा सी छिली हुई है, बट वो डैमेज काफी अंदर तक चालू हो चुका है। तो कुछ चीजों का ध्यान बहुत जरूरी तरीके से रखना है। बट हाँ, इस स्टेज से भी हम काफी जल्दी रिवर्स हो सकते हैं। इस स्टेज का जो रिकवरी टाइम है वो होता है 3 दिन से लेके, अगर आपने बहुत जल्दी पकड़ लिया इस स्टेज के, बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ लिया और पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है, थोड़ी सी मोबिलिटी अच्छी है, तो वो 3 से 4 दिन लग सकते हैं। नहीं तो 3 दिन से लेके 2 या 3 हफ्ते तक का टाइम इस चीज को ठीक होने में लग सकता है, डिपेंड्स ऑन योर पेशेंट्स कंडीशन। बट आप इसको यहां से भी रिकवर
कर सकते हो। अगर हमने इस स्टेज पे भी ध्यान नहीं दिया या हमारा ध्यान गया ही नहीं, कई बार हमको मालूम होगा या जो केयर टेकर्स है उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, स्पेशली हिप के आसपास या फिर कंधे के पीछे, ऐसी कुछ कॉमन साइट्स होती हैं जहां पर काफी जब गहरा घाव हो चुका होता है तब हमको पता पड़ता है। सो ये जो स्टेजेस मैं आपको बता रहा हूँ उसका कारण ये है कि आप उस घाव को देख के एक अंदाजा लगा सकते हो कि अभी प्रेशर सोर किस स्टेज का है, और जितनी जल्दी हम पकड़ेंगे उतनी जल्दी हम उसको रिवर्स ला सकते हैं। सो चलिए देखते हैं अब स्टेज 3 में क्या होता है। सो अभी स्टेज 3, अगर स्टेज 2 से हम रिकवर नहीं कर पाए तो ये चीज चली जाएगी स्टेज 3 में। स्टेज 3 में क्या होता है, तो वो जो हल्का सा छिला हुआ हिस्सा था ना, वो नाउ थोड़ा सा गहरा होने चालू हो जाता है, वो घाव गहरा चला जाता है। आपको एक बड़ा क्रेटर जैसा एक फीलिंग आता है कि यस नाउ हियर इज क्रेटर, सो वुंड इज डेवलप्ड इन अ क्रेटर। साथ में वहां से डिस्कलर डिस्चार्ज निकलना चालू हो जाता है, हो सकता है वहां पर स्मेलिंग आना चालू हो जाए, फाउल स्मेलिंग, क्योंकि इस स्टेज में इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन होता है प्रेशर सोर पे। सो एक तो सोर हुआ और उसके ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, सो फाउल स्मेलिंग आना चालू हो सकती है। अगेन ये स्टेज ऐसी है कि आपको तुरंत मेडिकल प्रैक्टिशनर को कांटेक्ट करना है, रेगुलर ड्रेसिंग होगी, कुछ टेक केयर जो हमको करना है वो हम देखेंगे, बट सबसे जरूरी है, हो सकता है इस स्टेज में मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करे, हो सकता है वो कुछ एंटीबायोटिक्स हो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हो, एंड देन समटाइम इट रिक्वायर्ड अ नेगेटिव बैंडेजिंग, नेगेटिव प्रेशर बैंडेजिंग। सो बहुत ज्यादा उसके एविडेंस नहीं है, बट कई जगह ये यूजफुल होता है। एंड अगेन इस स्टेज से रिकवरी करने में 1 महीने से लेकर 3 या 4 महीने तक का टाइम लग सकता है। और अगर इस स्टेज पे भी हम ध्यान नहीं दे पाए और वो घाव तेजी से चला गया स्टेज 4 में, तो स्टेज 4 का मतलब क्या होता है, वो घाव इतना गहरा हो गया है कि अब उस गड्ढे के अंदर से आपको हो सकता है मसल नजर आने लग जाए, हो सकता है किसी मसल का टेंडन नजर आने लग जाए, वो जॉइंट के पास में है तो लिगामेंट्स नजर आने लग जाए, और या फिर वो बोन से जस्ट पास में तो आपको बोन दिखने लग जाए, इवन बोन में भी कुछ इन्फेक्शन चालू हो जाए। ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है। इस समय तुरंत हमको सर्जन को कांटेक्ट करना है, हो सकता है वहां पर एक छोटे माइनर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। सो ये थी एक्चुअली प्रेशर सोर की 4 अलग अलग स्टेजेस। एक पे ध्यान नहीं दिया तो अगली स्टेज में प्रोग्रेस कर जाएगा, उस पे ध्यान नहीं दिया तो अगली स्टेज में प्रोग्रेस कर जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी चीज है कि अगर हम उसको पहले स्टेज में ही पकड़ ले या फिर हम पहली स्टेज ही ना आने दें तो हम इस चीज को काफी हद तक क्योर कर सकते हैं। बिकॉज ये एक ऐसा बाय प्रोडक्ट, एक साइड इफेक्ट है बेड रिडन पेशेंट्स के लिए। लंबे टाइम तक बेड पे रहना है या फिर उन पेशेंट्स को जिनको बहुत लंबे टाइम तक व्हील चेयर पे रहना है और कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, सो नीचे के हिस्से को मूव करने की कैपेसिटी नहीं है, कोई हमें व्हील चेयर पर बिठा देगा तो हम लंबे टाइम तक बैठे रह सकते हैं। सो इरिटेशन हो रहा है बट हमको पता नहीं पड़ रहा है। बट ये जो साइड इफेक्ट है ये कितना घातक हो सकता है। सो एक स्मॉल छोटे से वुंड से लेके एक बड़ा इन्फेक्शन तक का सोर्स बन सकता है और वो लाइफ थ्रेटनिंग तक जा सकता है। सो बहुत जरूरी है इसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए और अर्ली क्योर कर लिया जाए, या इससे भी सबसे अच्छी चीज है प्रिवेंशन। सो आज का वीडियो जो सबसे ज्यादा मैंने फोकस करना चाह रहा हूं वो है प्रिवेंशन पे। सो ये थी 4 स्टेजेस प्रेशर सोर के बारे में। अब हम देखते हैं व्हाट आर द कॉमन साइट्स, कौन सी जगह ऐसी कॉमन है जहां पर होने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है। ये क्यों देख रहे हैं, एक्चुअली इट्स टाइम सेविंग। अगर मैं इन कुछ पर्टिकुलर साइट्स को रेगुलरली वॉच करता रहूंगा सो प्रेशर सोर के पहले स्टेज में ही मैं उसको डिटेक्ट कर लूंगा। अब वो कॉमन साइट्स कैसे डिसाइड होंगी, एक्चुअली प्रेशर सोर पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन पेशेंट ज्यादातर किस पर्टिकुलर पोजीशन में रहता है। हो सकता है वो कोमेटो पेशेंट हो सो वो सीधा लेटता हो। दो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और रिहेबिलिटेशन प्रैक्टिशनर्स आपको अलग अलग पोजीशनिंग के बारे में बताते हैं और वो पोजीशनिंग देना क्यों जरूरी है वो भी एक प्रेशर सोर का रीजन होता है। सो एक पर्टिकुलर पोजीशन में रहने से प्रेशर सोर होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए हमेशा पोजीशंस को चेंज किया जाता है।
पेशेंट ज्यादातर टाइम सीधा लेटा रहता है या फिर ज्यादातर टाइम किसी एक करवट पे लेटता है। एक करवट वाली चीजें अधिकतर लकवे के पेशेंट्स में ज्यादा कॉमन पाई जाती है। दूसरा, पेशेंट उल्टा लेटता है ज्यादातर, या फिर वो पेशेंट जो अधिकतर बैठा रहता है। पेशेंट मोस्ट अपना 24 आवर किस पर्टिकुलर पोजीशन में ज्यादा स्पेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग कॉमन साइट्स चेंज होती जाती है। अगर पेशेंट सीधा लेटा है, मतलब अपने पीठ के बल लेटा है, तो कॉमन साइट को डिटेक्ट करने का सबसे छोटी सी चीज क्या है, हमारे शरीर में जहां जहां पर स्किन और बोन पास पास है, क्योंकि जब भी मैं लेटूंगा स्किन और बोन जहां पर एक बहुत ज्यादा कुशन नहीं है, मेरी मसल्स जो है वो एक तरह से मेरे लिए कुशन का काम कर रही है। अगर बोन और स्किन पास पास में तो वहां पर कुशन नहीं है और वहां पर प्रेशर स्किन पे पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो सारी जगह जहां से मेरा बोन और इसको हम कहते हैं बोनी प्रोमिनेंसेस, जहां पर मेरा बोन काफी प्रोमिनेंट है, वो हिस्से बड़े रिस्की साइट्स होते हैं। अगर मैं सीधा लेटा हूं तो सबसे पहले मेरे सर के पीछे वाला हिस्सा, दूसरा मेरे शोल्डर ब्लेड्स, तीसरा मेरी रीढ़ की हड्डी, चौथा मेरे कमर के हिस्से, कमर में आपने देखा होगा यहाँ पे पीछे 2 हड्डियां उभरी हुई रहती हैं, पांचवा मेरी टेल बोन और टेल बोन के ऊपर का हिस्सा सेक्रम, छठवां मेरी एड़ी के पास वाला हिस्सा। ये वो हिस्से हैं जहां पर प्रेशर पड़ने के चांसेस सबसे ज्यादा है अगर पेशेंट सीधा लेटा हुआ है। ऐसे अगर पेशेंट करवट में अपना टाइम ज्यादा बिताता है तो पहला मेरा कान, दूसरा मेरा कंधे का हिस्सा, तीसरा मेरे कमर का हिप का ये वाला हिस्सा, चौथा मेरे पंजे की सरफेस, पंजे की, पैर के पंजे की ऊपर की सरफेसेस। अगर पेशेंट उल्टा लेटा है तो अगेन हमेशा गर्दन एक तरफ घूमी हुई रहती है, तो एक तरफ का कान, फिर मेरे शोल्डर का सामने वाला हिस्सा, बिकॉज अगेन अब्रोनी प्रोमिनेंस, देन मेरे थाई का ऊपरी हिस्सा, मेरे घुटने के कटोरी के ऊपर का हिस्सा और मेरे पंजे का ऊपर वाला हिस्सा। नेक्स्ट, पेशेंट अगर बहुत ज्यादा टाइम तक बैठा रहता है, स्पेशली पैराप्लेजिक्स जिनका यहां से नीचे कोई मूवमेंट नहीं होता और हम यूजुअली उनको कुछ देर के लिए बिठाते हैं या वो मैक्सिमम टाइम अपना बैठ के स्पेंड करते हैं, ये सबसे इसे हम कहते हैं रिस्की सिचुएशन रहती है, क्योंकि ये वो हिस्से रहते हैं हिप और थाई, कंटिन्यूअसली यहाँ पर एक इतने से पर्टिकुलर हिस्से में पूरे बॉडी का प्रेशर लगातार बढ़ता रहता है। स्पेशली मेरी टेल बोन के आसपास का हिस्सा, मेरे ऊपर की थाई और मेरे बटक्स, ये बड़े रिस्की एरियाज हो जाते हैं जो लोग बैठे रहते हैं। इसके बाद में घुटने के पीछे का हिस्सा, इसको हम कहते हैं पॉप्लिटेल एरिया। ये वो कुछ कॉमन साइट्स हैं जहां पर प्रेशर सोर होने के चांसेस ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है? बिकॉज यहाँ पर बोनी प्रोमिनेंसेस है, या मेरी जिस पर्टिकुलर पोजीशन में मैं लेटा हूं वहां पर इन हिस्सों में प्रेशर पड़ने के चांसेस कुछ ज्यादा हैं। दोस्तों, अभी मैंने देखा कॉमन साइट्स कौन कौन सी हैं। अब मैं देखता हूं उसको बचाना कैसे, बिकॉज प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर फॉर प्रेशर सोर। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को बहुत लंबे टाइम तक लेटना बहुत जरूरी है, या फिर वो बीमारी के कारण लंबे टाइम से बेड रिडन है, सबसे पहले एक नियम बनाना है, हर 8 घंटे में उसके स्किन का पूरा इंस्पेक्शन होना चाहिए। और पूरा मतलब इट्स A to Z पार्ट्स। आप कभी भी बिल्कुल मत हिचकिचाइए कि आई विल नॉट इंस्पेक्ट अबाउट प्राइवेट पार्ट्स और सम एरियाज, बिकॉज आपका जो कमर के नीचे का हिस्सा है ना, ये बहुत कॉमन साइट होती है। रेगुलर हर 8 घंटे में इंस्पेक्शन करना है कि कहीं कुछ रेडनेस तो नहीं आ रही है स्किन में, कहीं स्किन का कलर चेंज तो नहीं हो रहा है, कहीं उसका टेक्सचर में कोई चेंज तो नहीं हो रहा है। सेकेंड पार्ट इज दैट पोजिशनिंग। पोजिशनिंग एक्चुअली पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है। अगर सिक्रीशंस ज्यादा हैं तो फिजियो के रिकमेंडेशंस के हिसाब से थोड़ी सी पोजीशनिंग चेंज हो सकती है। उसका पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने का टाइम अलग अलग हो सकता है। कार्डियक पेशेंट्स के साथ में कुछ अलग चीजें हो सकती हैं। जिन लोगों को पैर में सूजन ज्यादा रहती है उसके लिए पोजीशंस थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। बट
पोजीशन का सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट कि वो जो हमारी कॉमन साइड्स है किसी भी पोजीशन में, उनका ध्यान रखना है कि वहां पर प्रेशर ना पड़े। सो प्रॉपर कुशनिंग एंड प्रॉपर पिलो का यूज आप फिजियो से सीख लीजिए। और अगर ऐसी कोई जरूरत नहीं है तो फिर बेसिक 4 पोजीशंस। सो इंपॉर्टेंट, कुछ देर मेरे को सीधा लेटाना है, कुछ देर मुझे साइड लाइन में लेटाना है। साइड लाइन मतलब करवट, बट उस करवट में भी पूरी करवट न लेते हुए आधी करवट। और उस आधी करवट का सबसे बड़ा फार्मूला ये, जो मेरी सेक्रम बोन है पीछे कमर के बीच की हड्डी जहां मेरी स्पाइन खत्म हो रही है, वो हिस्सा आधी करवट में ऑफ द बेड होना चाहिए। बिकॉज ये जो हिस्सा रहता है ये बहुत कॉमन जगह रहती है, यहाँ पर शोर सबसे ज्यादा होते हैं। सो एक बार मैंने लेफ्ट साइड से करवट दी, एक बार राइट साइड से करवट दी। हो सकता है इसके बाद मुझे थोड़ी देर के लिए पूरी करवट दिलवा दूं मैं, या फिर मैं वापस सीधा कर दूं। तो ये 3-4 ऑप्शन हैं, आप हर 2 घंटे में इस ऑप्शंस को अल्टर करते रहो। हाँ, कुछ चीजें अगर पेशेंट थोड़ा बहुत कॉन्शियस है तो उसके पोस्चर के हिसाब से भी हो सकता है, उसकी लाइटिंग के हिसाब से हो सकता है। आपके बेडरूम की एंट्रीज कैसी है, मुझे सामने से सब मिलने वाले इसी तरफ से आते हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं इस तरफ करवट लूं। सो ये चीजें डिपेंड करेंगी, बट आपको ये याद रखना है कि हर 2 घंटे में पोजीशंस चेंज हो जाएं, हर 8 घंटे में प्रॉपर स्किन का इंस्पेक्शन जरूर करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैट्रेस है, अगर हो सकता है तो इट शुड बी प्रिफर्ड हाई डेंसिटी फोम। सो हाई डेंसिटी फोम का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जितने भी मेरे बोनी प्रोमिनेंसेस है ना वो सब पे एक जैसा प्रेशर डालता है। सो ये जो ब्राउनी प्रोमिनेंसेस है वो उसमें अंदर चले जाते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आता। या और भी अच्छे ऑप्शंस हैं, तो एयर बेड एंड वाटर बेड्स मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर लंबे टाइम तक पेशेंट को बेड के अंदर रहना जरूरी है तो आपको उसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज दैट जो मैट्रेस है उस पर कोई भी सिलवट ना हो। दूसरा, उस पर्टिकुलर बेड पे कोई मॉइस्चर ना हो, बिकॉज कई बार थोड़ी सी यूरिन स्पिल हो जाती है, थोड़ा सा स्टूल पास हो गया। सो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। हमेशा बेड मेरा ड्राई रहना चाहिए, और अगर थोड़ा सा मॉइस्चर वाला मौसम है या फिर थोड़ा सा गर्मी है, सो यू कैन यूज टेल्कम पाउडर। बट सिंपल प्रिंसिपल इज दैट skin should be dry and clean and there should be no overpressure. So ये वो कुछ चीजें हैं जिससे आप प्रेशर सोर्स के बहुत हद तक होने को बचा सकते हो। अभी इसके बाद में वो पेशेंट्स जो कॉन्शियस हैं, अलर्ट है, स्पेशली पैराप्लेजिया जो बहुत लंबे टाइम तक अपना व्हील चेयर में बिताते हैं, या फिर लकवे वाले पेशेंट्स जो कई बार बैठते तो आपने महसूस किया होगा उनका बैठने में एक तरफ का प्रेशर ज्यादा आता है। सो ये वो पेशेंट्स होते हैं जो अगर कॉन्शियस हैं तो ये अपनी स्किन की देखभाल खुद कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको ये टूल दिख रहा है एंड नॉट नेसेसरी यही टूल लेना है। हम इंडियंस हैं और हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं अपने घर पे। सो एक छोटा सा मिरर और उसके साथ में एक एक्सटेंशन हो सकता है तो उसमें थोड़ा सा फोल्डेबल करने का वे रख दीजिए, सो दैट उस पर्टिकुलर टूल के साथ में वो अपने स्किन के उस हर पार्ट को वो देख पाएंगे जहां पे उनकी आई साइट नहीं पहुंच पाती, दैट इज बियॉन्ड देयर विजुअल रेंज। सो स्पेशली मेरे हिप के हिस्से, मेरे नीचे के हिस्से, ये वो हिस्से या फिर मेरी पीठ का हिस्सा जहां पे मेरी आई साइट से मुझे पता नहीं पड़ रहा है। सो ये लोग उस चीज को इंस्पेक्ट कर पाएंगे। सो अगर वो बैठते हैं तो स्पेशली पूरे कमर के आसपास का हिस्सा वो रेगुलरली इंस्पेक्ट कर ले एटलीस्ट 8 आवर्स में। अगर लेटे रहते हैं या बट स्टिल कॉन्शियस है, सो मैनेज करें, पर जहां जहां पे प्रेशर आने की संभावना ज्यादा रहती है उनकी पोजीशन के हिसाब से आप एक बार उनके साथ में कम्युनिकेट करके उनको सिखा दीजिए कि मुझे ये साइड्स को जरूर देखते रहना है, कहीं स्किन में कोई रेडनेस तो नहीं है, कहीं उसका टेक्सचर तो चेंज नहीं हो रहा है। सो ये वो छोटे छोटे उपाय हैं जिससे हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, और बहुत हेफ्टी नहीं है। 8 घंटे में एक बार स्किन का इंस्पेक्शन बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हर 2-3 घंटे में पोजीशनिंग, बिस्तर को ड्राई रखना है, चादर में कोई सिलवट नहीं होना चाहिए। हो सकता है आप टेल्कम का यूज करिए, एंड स्पेशली प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, हाइजीन, यूरिन स्पिल तो नहीं हो रहा है, कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है, ब्लड
जो यूरिन बैग है, कई बार बैग की जरूरत पड़ती तो उसमें कहीं लीकेज तो नहीं है। ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स है जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेशर सोर को। तो दोस्तों अब लास्ट में बात करते हैं रिहेबिलिटेशन। बिकॉज प्रेशर सोर का ये प्रिवेंशन है, बट परमानेंट इससे बचने का तरीका क्या है? हम लोगों को प्रेशर सोर्स नहीं होते, क्यों? क्योंकि हम लगातार मोबाइल हैं। सबसे बड़ा जरूरत है रिहेबिलिटेशन की, जहां पर संभव है इन पेशेंट्स का रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। मेक देम मूव, वो एबल हो जाए एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, प्रेशर सोर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा रोल है फिजियोज का। रेगुलर फिजियोथेरेपी जहां पर पॉसिबल है। फायदा क्या होगा? जितनी जल्दी आप पेशेंट को रिहेबिलिटेट कर देंगे, जितनी जल्दी मूव करेंगे, प्रेशर सोर के चांसेस कम हो जाएंगे, पेशेंट्स अपने वापस लाइफ में रिटर्न कर जाएगा। ये एक छोटा सा वीडियो था रिगार्डिंग प्रेशर सोर। आपको ये जानकारी कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपके कोई जानने पहचानने वाले किसी परिवार में या फिर किसी आपके दोस्त के यहाँ जहां आपको जानकारी है कि ये ऐसे पेशेंट्स हैं, आप उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, उनको अवेयर करिए रिगार्डिंग प्रेशर सोर और उसके रिस्क फैक्टर्स से, सो दैट दे कैन प्रिवेंट बेटर वे। थैंक यू वेरी मच।